बड़े घर की बेटी। इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। कहानी इस प्रकार है। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उसके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य से संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिसकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1,000 वार्षिक से अधिक न थी। यहाँ बेनी माधव सिंह नाम के एक जमींदार हैं, जो गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। नंबरदार यानी मुखिया थे। तो उनके पितामह यानी जो दादा परदादा रहे होंगे, वो किसी ज़माने में बहुत ही धनी थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर उन्होंने ही बनवाया था। उनके कीर्ति स्तंभ थे, यानी ये उन्हीं के यादगार थे। परंतु अब इनकी मरम्मत भी मुश्किल थी। बेनी माधव सिंह की अपने जो संपत्ति थी वो वकीलों को भेंट हो चुकी थी। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि शायद किसी ज़मीन जायदाद के केस के सिलसिले में ज़्यादातर जो उनकी संपत्ति थी वो वकीलों की फीस में ही चली गई थी। और अब उनकी वर्तमान यानी प्रेजेंट जो इनकम है, जो ईयरली इनकम है, वो 1,000 से ज़्यादा न थी। आगे ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध वह सवेरे उठकर पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्रप्रिय गुणों को बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्योछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। तो यहाँ ठाकुर साहब के 2 बेटे हैं। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह है, जिन्हें पढ़ाई लिखाई बहुत प्रिय है और उन्होंने बड़ी मेहनत से बीए की डिग्री प्राप्त की है और अब एक दफ्तर में नौकर है। नौकर का अर्थ यानी वहाँ एक कर्मचारी है। और छोटा बेटा जो है वो बिल्कुल विपरीत है, वो पहलवान है। सुबह सुबह ही वो 2 सेर ताज़ा दूध यानी 2 किलो करीबन ताज़ा दूध वो पी जाता है। और श्रीकंठ की जो शारीरिक अवस्था है वो बहुत कमज़ोर सी है। चेहरा निस्तेज है, यानी चेहरे पे कोई चमक नहीं है, क्योंकि वह रात दिन सिर्फ पढ़ाई में ही जुटे रहते हैं। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वे बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। दशहरे के दिनों में वे बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का अभिनय करते थे। प्राचीन सभ्यता का गुणगान उनकी प्रकृति का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वे एकमात्र उपासक थे। तो यहाँ श्रीकंठ सिंह के स्वभाव के बारे में बताया जा रहा है कि हालांकि उन्होंने अंग्रेजी डिग्री ली हुई थी, बीए उन्होंने किया था अंग्रेजी में, परंतु वो वेस्टर्न कल्चर के, पाश्चात्य सामाजिक प्रथा यानी जो वेस्टर्न कल्चर है उसके वो विशेष प्रेमी ना थे, बल्कि अक्सर उनकी निंदा भी करते थे। और दशहरे के दिनों में वो किसी ना किसी कैरेक्टर का रोल प्ले जरूर करते थे। रामलीला में वो सम्मिलित होते और प्राचीन सभ्यता का गुणगान करना उनकी प्रकृति का प्रधान अंग यानी उनके स्वभाव की विशेषता थी। और सम्मिलित कुटुंब के एकमात्र उपासक यानी जॉइंट फैमिली को ही वो मानते थे। उनका मानना था कि जॉइंट फैमिली ही अच्छी होती है। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी। ललनाएं यानी गांव की जो स्त्रियां थी, वो श्रीकंठ को इसी वजह से पसंद नहीं करती थी, उनकी निंदक थी यानी उनकी आलोचक थी। कारण यही था कि श्रीकंठ जॉइंट फैमिली को अच्छा समझते थे और स्त्रियों को ऐसा लगता था कि आए दिन झगड़े होते हैं तो जॉइंट फैमिली अच्छी नहीं होती है। और कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थी। स्वयं उनकी पत्नी को इस विषय में उनसे विरोध था। वह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर, देवर या जेठ आदि से घृणा थी,
बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने पर भी परिवार के साथ निर्वाह ना हो सके तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा अच्छा है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। तो यहाँ श्रीकंठ की जो पत्नी है, जो आनंदी है, उसका ये विचार था कि अगर जॉइंट फैमिली में सम्मिलित परिवार में आए दिन झगड़े होते हैं तो इससे बेहतर है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए, यानी अपनी गृहस्थी अलग बसाई जाए, और इससे मेल मिलाप प्रेम बना रहेगा। अब आनंदी के बारे में बताया जा रहा है कि आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, झाड़ फानूस, ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के योग्य पदार्थ हैं, सभी यहाँ विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। तो यहाँ आनंदी के बारे में बताया जा रहा है कि वह एक बड़े जमींदार की बेटी थी जिनका नाम था भूप सिंह, और उनके घर में, चूँकि एक बड़े जमींदार हैं, तो उनके घर में हाथी, कुत्ते, झाड़ फानूस यानी जो झूमर होता है जिसे शैंडलियर भी कहते हैं, और ये सारी चीज़ें थी। ऋण यानी कर्ज कहा जाता है, परंतु यहाँ पर टैक्स के रूप में, क्योंकि ज़मींदार थे तो उनको टैक्स के रूप में काफ़ी अच्छी इनकम हो जाती थी। तो ये सब कुछ उनके यहाँ था, और बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, बहुत ही दयालु थे, परंतु यहाँ लड़का एक भी ना था यहाँ, और यहाँ लिखा हुआ है कि दुर्भाग्य से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये माना जाता है कि लड़के जो होते हैं वही घर परिवार की जिम्मेदारी को निभाते हैं, लड़कियां जो हैं शादी के बाद दूसरे घरों में चली जाती हैं। तो यहाँ उसी ध्येय से दुर्भाग्य लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि भूप सिंह अपने लड़कियों को प्यार नहीं करते थे। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि आनंदी का विवाह कहाँ करें। ना तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े, और ना यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ सिंह उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का विवाह आनंदी के साथ हो गया। तो यहाँ भूप सिंह धर्म संकट में थे, यानी वो इस दुविधा में थे कि आनंदी का विवाह कहाँ करें, और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी 3 बेटियों की शादी बड़े धूमधाम से की थी, तो उन पर कर्ज भी काफ़ी चढ़ गया था। तो अब वो ये नहीं चाहते थे कि आनंदी का विवाह भी बहुत धूमधाम से वो कर पाएँ, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो उन पर कर्ज और बढ़ जाएगा, और वो ये भी नहीं चाहते थे कि आनंदी अपने आप को अभागिन समझे। तो ऐसे ही समय में श्रीकंठ जो हैं किसी काम से किसी चंदे का रुपया मांगने आए थे। तो भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए, यानी उनसे बहुत प्रभावित हो गए, और उन्होंने अपनी बेटी का विवाह श्रीकंठ सिंह के साथ करा दिया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और देखा। जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी, वह यहाँ नाम मात्र को भी ना थी। हाथी घोड़ों का कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक ना थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ जहाँ वह सैर करती। मकान में खिड़कियां तक ना थी, ना जमीन पर फर्श, ना दीवार पर तस्वीरें। वह एक सीधा सादा देहाती गृहस्थ का मकान था। किंतु आनंदी ने थोड़े दिनों में ही अपने आप को इस नई परिस्थिति के ऐसा अनुकूल बना लिया मानो विलास के सामान कभी देखे ही न थे। तो यहाँ आनंदी के स्वभाव के बारे में ही बात की जा रही है कि आनंदी अपने घर में तो बहुत ही ऐशो आराम से पली बढ़ी थी, लेकिन जब वो श्रीकंठ सिंह के घर में आती है तो बहुत ही साधारण सा एक देहाती परिवार था, और यहाँ हाथी घोड़े क्या, एक सजीवी बहली तक ना थी। बहली यानी एक बैलगाड़ी जो इसके ऊपर छत लगी हुई रहती है, वैसी बैलगाड़ी तक नहीं थी। और यहाँ ज़मीन पे फर्श भी नहीं, फर्श यानी पक्की ज़मीन भी नहीं थी।
लेकिन आनंदी बहुत ही धैर्यवती लड़की थी। उसने अपने आप को इस नई परिस्थिति, एक नए सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को बना लिया, अनुकूल बना लिया। यानी ऐसे वो रहने लगी मानो उसने कभी ऐशो आराम की चीज़ें देखी ही ना थी। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह दो चिड़ियाँ लिए हुए आया और भावत से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक ना था। बड़े घर की बेटी, किफ़ायत क्या जाने। उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? तो यहाँ लाल बिहारी, जो कि आनंदी का देवर है, दोपहर के समय दो चिड़ियाँ लाता है और अपनी भाभी से कहता है कि अब इसे भी पका दो। तो बिना कुछ कहे वो नया व्यंजन बनाने बैठ जाती है। तो वो देखती है कि घी जो है वो बस पाव भर से अधिक नहीं है, यानी 250 ग्राम के करीब होगा। अब बड़े घर की बेटी है, किफ़ायत नहीं जानती है, यानी वो बचत करना नहीं जानती है कि किस तरह से चलाया जाए इतनी ही घी में। ऐसा उसने कभी किया नहीं था। और तो उसने सारा घी जो है वो मांस में डाल दिया। तो लाल बिहारी जब खाने बैठता है तो उसने पूछा कि दाल में घी क्यों नहीं है?